हेलो वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है और हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं और एग्जाम में किस टाइप से आपके पास इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हमारे पास जो आज का टॉपिक है colligative properties and determination of molar mass of any solids। ओके, तो सॉलिड के लिए हम मोलर मास भी निकालेंगे इसी टॉपिक से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक है आपके पास क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो मोलर मास किसका निकालेंगे हम, अभी समझ जाएंगे कि हमें निकालना है किसका मोलर मास। हम सॉल्यूट का ही मोलर मास निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं जब स्टार्ट कर रहा हूं इसको, तो स्टार्ट कर देते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। ध्यान से सीखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास पूरे सॉल्यूशंस में। आपके पास यही है कि ऐसा टॉपिक है जहां से आपके पास न्यूमेरिकल्स के आने के 90% चांसेस होते हैं। ओके, तो मिस मत करना। तो सबसे पहले आप इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखिए, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है। लिखिए जरा डेफिनेशन इसका। Colligative properties of ideal or dilute solutions are the properties which depend upon the number of solute particles or upon the molar concentration of the solute in the solution। full stop। इसने क्या बोला है, इसने एक वर्ड बोला है, पहले मैं समझा दूं। इसने तो वैसे बेसिकली ओवरऑल बात ये करा है इसने कि किसी भी सॉल्यूशन में जो आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो उसी के बारे में जो आपके पास स्टडी है, यानी उसके बारे में जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। और एक वर्ड और आए यहाँ पर, मोलर कंसंट्रेशन। तो ये भी मैं आपको पहले करा चुका हूँ कि कंसंट्रेशन आपके पास होता क्या है, तो एक बार और समझा देता हूँ। तो सपोज दैट ये आपने क्या लिया, सॉल्यूट लिया है और ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। दोनों को आपने मिलाया यानी डिसॉल्व करा, तो आपको मिला है सॉल्यूशन। वेरी गुड, ये सॉल्यूशंस मिल गया आपके पास। अब ये जो सॉल्यूट है तो इसकी क्वांटिटी अगर आप इस सॉल्वेंट में बढ़ाते जाते हो, सपोज दैट आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, वाटर है यानी सॉल्वेंट है। इसमें आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व करा। जब आपने इसमें डिसॉल्व करा तो फिलहाल जो इसका कंसंट्रेशन था वो कम था। फिर आपने इसको और डिसॉल्व करा यानी और इसमें सॉलिड डाला, फिर और डालते गए इसमें सॉलिड। जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाया था आपको कि शुगर लिया आपने, 1 स्पून डिसॉल्व करा किसमें, 50 ग्राम वाटर में। आपने वाटर की अमाउंट उतना ही रखा, बट आपने क्या करा, शुगर की अमाउंट को इंक्रीज करते गए तो इसका कंसंट्रेशन क्या होते गया, बढ़ता चला गया। ओके, तो उसको ही बोला गया कंसंट्रेशन। यहां तक क्लियर हो गया है। और सॉल्यूट अब डिपेंड करता है कि सॉल्यूट आपके पास किस टाइप का होगा। तो ध्यान रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम जब भी डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। ओके, नॉन वोलेटाइल वाली कंडीशन में ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। वोलेटाइल कंडीशन में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करते हैं। इट मींस कि जो शुगर है वो आपके पास वोलेटाइल सब्सटेंस है यानी सॉल्यूट्स है। हम शुगर की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पर सुक्रोज ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं। वो आपके पास ग्लूकोज क्या हो गया, आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया। तो इसका विशेषकर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, हम तब क्या डिस्कस करेंगे, सॉल्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी किस कंडीशन में, नॉन वोलेटाइल वाली कंडीशन में। ओके, तो आप ये रफली था आपको समझाने के लिए कि केवल मैंने ये बता दिया कि कंसंट्रेशन क्या होता है और आपके पास ये सॉल्यूट की कंडीशन कौन सी है। अब इसने एक वर्ड और बोला, डाइल्यूट। क्या बोला इसने,
इसने एक वर्ड बोला है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है कि हल्का हो गया, यानी ये समझ लीजिए कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा नहीं है, कम है। यानी कम का मतलब ये समझ लीजिए कि आपने पूरे 1 लीटर बीकर में, यानी वाटर से क्या है आपका पूरा फुल है, और इसमें आपने क्या डाला है, ग्लूकोज डाला है। तो ग्लूकोज अगर मैं 1 लीटर में डालूं 2 स्पून तो बहुत डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट का मतलब हो गया कि बहुत ही कम होगी उसकी पावर। तो यहां तक समझ गए आप। तो डाइल्यूट समझ गए, तो इसी को बोल दिया गया है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ गए, सॉलिड समझ गए, नॉन वोलेटाइल की कंडीशन समझ गए, और ये भी समझ गए कि आपके पास जो ये सॉल्यूशन आया है इसमें हम किसकी क्वांटिटी का पता लगाते हैं, यानी सॉलिड, यानी नंबर ऑफ सॉलिड कितने डिजोल्व है उसमें और उसका कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का, वही आपके पास क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। समझ में आ गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन किन ब्रांच में डिवाइड, यानी कितने टाइप से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम समझा सकते हैं या पढ़ सकते हैं, हम सीख सकते हैं। ओके, तो आपके पास देख लीजिए, द मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर associated with ideal solutions are। अब आपके पास क्या है कि कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो आइडियल सॉल्यूशन से एसोसिएट होते हैं, यानी आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर एक और वर्ड आ गया आइडियल। इवन की कॉलिगेटिव की जो डेफिनेशन लिखाई थी वहां पर भी आपके पास आइडियल टर्म था। आइडियल का मतलब हो गया आपके पास कि ये प्योर फॉर्म में है। इवन की एक तरह से ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में लेते हैं हम आइडियल, और आइडियल जबकि होता नहीं है कुछ ऐसा कि आइडियल हो गया, कि आइडियल कोई सॉल्यूशन बन गया आपका। बट हम जब प्योर फॉर्म में लेते हैं किसी सॉल्यूशन को तो वो आपके पास आइडियल कंडीशन मानी जाती है, उसी को लिया गया आइडियल सॉल्यूशन। तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब मुझे डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो पहली कंडीशन यानी पहली प्रॉपर्टी जो हम सीखने वाले हैं वो है आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या आपके पास है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में मैं अभी समझाऊंगा आपको। और सेकंड जो आपके पास वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। यानी आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है उसमें एलिवेट होना, यानी उसका बढ़ना। ओके, थर्ड है आपके पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर आपके पास एक और आपके पास प्रॉपर्टीज आ गई है। और हम जो लास्ट इसमें डिस्कस करने वाले डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपके पास आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यानी हमें क्या करना है, इन चारों को डिस्कस करना है, इन चारों को समझना है कि एक्चुअली प्रॉपर्टीज आपके पास किस बेसिस पर हम इसको डिफाइन करेंगे, हमें ये सीखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लेने वाले वो लेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिस्कस करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फिर डिस्कस करेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये है आपके पास क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बोल लीजिए या फिर आप ये बोल लीजिए प्योर सॉल्यूशन है आपके पास। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको।
तो चलिए कुछ मतलब जो जो आपके पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द मेन कॉलिगेटिव properties associated with ideal solution are। तो हम कुछ मेन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस पर जो डिपेंड है, यानी आइडियल सॉल्यूशन की कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं। आइडियल सॉल्यूशन में आपको बता चुका हूं, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्योरली आपके पास ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो सबसे पहली कंडीशन हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। पहली कंडीशन हम ये डिस्कस करेंगे। सेकंड जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ओके, थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम थर्ड डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की, वो है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ये आपके पास थर्ड कंडीशन हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी थर्ड है आपका। तो फोर्थ है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसके बारे में जानेंगे, इस प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से हम तहकीकात करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, तो नोट कर लीजिए आप इसको, फिर आगे चलते हैं। पहले हम इस प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मोलर मास के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, तो इसके लिए पहले कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे दिखेगा, इसके नीचे आप नोट करेंगे, उसे नोट कीजिए, लिखिए। When a non-volatile solute is added to a solvent, the vapor pressure of the solution becomes less than that of the solvent। क्या बोला है, यानी इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि अगर आपने कोई सॉल्वेंट लिया है, उस सॉल्वेंट में आप कोई क्या कर रहे हो, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो, और सॉल्यूट कैसा है आपके पास, नॉन वोलेटाइल है। कैसा है आपके पास, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है आपके पास। जब आपने इसमें डिसॉल्व करा तो पहले जो वेपर प्रेशर था, अब ये सॉल्यूशन बन चुका है, तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा अब आपके पास, वो इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम हो जाएगा। सपोज दैट अभी आपने यहाँ पर 2 टोर का वेपर प्रेशर लिया है और आपने इस सॉल्यूट को इसमें डिसॉल्व करा, यानी ये समझ लीजिए कि ये सॉल्यूट है आपके पास नॉन वोलेटाइल, और ये आपने सॉल्वेंट लिया है क्या, वाटर लिया है। इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, रहता है, ये प्रेशर तो सब में रहता है। अब ये जो आपके पास है, जब आपने इसको इसमें डिसॉल्व करा तो इसका जो वेपर प्रेशर था वो पहले तो 2 टोर था, जब आपने इसको इसमें डिसॉल्व करा दिया, अब फिर इसके बाद जब ये सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन जब यहाँ पर बन गया इसका फाइनली, तो इसका जो प्रेशर आया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। यानी यहाँ 2 टोर था तो ये जाएगा 1.8 टोर। तो ये है आपके पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर का कम होना, डिक्रीज होना। सीख गए यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है? तो जब भी आपके पास कंडीशन ऐसी आएगी तो आप इसको आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। नोट कर लीजिए इसे एग्जांपल के तौर पे। तो मैं इसके नीचे एक लाइन मेंशन कर रहा हूँ, उस लाइन को आपको नोट करना है। मैं नोट करवा देता हूँ, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक
लाइन मेंशन हो रखा है यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ लाइन मेंशन करा है यहाँ पर, इसको समझा देता हूँ, इसके बाद इसको आप नोट करेंगे। तो लिखिए, देखिए यहाँ पर 10 द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पीएस, यानी जो सॉल्यूशन का आपके पास वेपर प्रेशर था वो किससे शो कर दिया है मैंने, पीएस से शो कर रखा है। ओके, विच इज एक्चुअल द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, जो आपके पास क्या है, ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन पीए। तो पीए आपके पास क्या हो गया, एक ओवर द सरफेस पे जो प्रेशर है वो पीए है, विल बिकम यानी ये हो जाएगा लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लेस देन हो जाएगा यानी कम हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी सपोज दैट आपके पास ये क्या है, पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जब आपने इसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व करा तो पी नॉट ए माइनस पी एस, तो यानी क्या हो गया आपके पास, ये कम हो गया यानी लोअरिंग हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। समझ रहे हो? तो इसको समझिए, इसने क्या बोला, इसने ये बोला आपके पास कि सपोज दैट आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, और आपके पास जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या है, पी एस हो गया। तो ये वेपर प्रेशर हो गया, बट जब आपने इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करा, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करा, तो इसका जो वेपर प्रेशर हो जाता है, किसका, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो जाता है वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। तो यानी आपके पास ये जो आएगा, अब यहाँ पर रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो किसका वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो प्योर सॉल्वेंट में से ये देखिए माइनस हो गया, यानी आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में क्या हो गया, यानी आपके पास कमी हो गया है। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था अलग पी नॉट ए, जब मैंने उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व कराया तो सॉल्यूशन का वैसे वेपर प्रेशर होना चाहिए था पी एस, बट फाइनली जो होगा वो कम होगा किससे, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। किसका कम होगा वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का। तो आप इससे समझ चुके हैं, नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब यही होता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, और आपके पास जब इसमें से जो आपने उसमें कुछ सब्सटेंसेस यानी नॉन वोलेटाइल आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व करा है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है, और जितना कम हुआ है यानी इन दोनों का जो डिफरेंस था आपके पास, ये दोनों का डिफरेंस आ गया, दोनों के प्रेशर का डिफरेंस आ गया, वही आपके पास लोअरिंग वेपर प्रेशर है। अब इसी को हमें क्या करना है, डिराइव करना है। तो डिराइव करने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुझे यहाँ पर लगाना है राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ के हेल्प से मैं इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैं क्या करूँगा, डिराइव करूँगा। तो मैंने आपको राउल्ट्स लॉ बताया था दो कंडीशन पे। पहला मैंने वोलेटाइल के लिए बताया था, वोलेटाइल में मैंने क्या पढ़ाया था कि जो कंपोनेंट ए का जो प्रेशर है, यानी जो वोलेटाइल कंपोनेंट आपने ए लिया था वो प्रोपोर्शनल टू हो जाता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। ये मैंने कराया था वोलेटाइल कंडीशन में, वोलेटाइल कंडीशन में कराया था मैंने राउल्ट्स लॉ। क्या कराया था मैंने, राउल्ट्स लॉ को बताया था वोलेटाइल कंडीशन में। नॉन वोलेटाइल में हम क्या डिस्कशन करेंगे तो देखते हैं। तो नॉन वोलेटाइल में मैंने क्या पढ़ाया था आपके पास, मैंने ये पढ़ाया था कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कंपोनेंट ए का प्रेशर और उसके साथ प्रोडक्ट होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पर प्रोडक्ट होता है और यहाँ पर क्या आपके पास प्रोपोर्शनल है। तो ये वोलेटाइल है, इसे हमें नहीं लेना है क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस पे यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। ओके, और आपको ध्यान होगा कि हमने क्या लिया था, प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन ली थी, तो प्योर सॉल्वेंट वाली कंडीशन लीजिएगा। वैसे बेसिकली जो मैंने अभी कराया, ये जैसे कभी कभी ऐसा होता है पी एस इज इक्वल टू पी ए भी लिखते हैं,
ये भी आपके पास क्या होता है, कंपोनेंट के लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है। इस फॉर्म में भी हम कभी कभी इसको लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो लिखिए, अब सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। जितना मैंने लिखा है उसके आगे चलेगा ये। अकॉर्डिंग टू Raoult's law, the vapor pressure of solution, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम किस तरह शो कर सकते हैं, PS और PA। ओके, सॉल्यूशन इज ऑलवेज equal to the product of vapor pressure of pure solvent P नॉट A। ये किसका है, आपके पास वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का है, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, का मतलब हो गया आपके पास जाई ए। तो जाई ए बताया था मैंने आपको कि ये क्या होता है, इसका मोल फ्रैक्शन होता है। तो आपके पास राउल्ट्स लॉ है फॉर नॉन वॉलेटाइल के लिए, किसके लिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं हम, नॉन वॉलेटाइल के लिए लगा रहे हैं हम यहाँ पर, मैं आपको पहले बता दूंगा। ओके, अब इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताइए। ये हो जाएगा आपके पास PS इज इक्वल टू PA, बता चुका हूं, प्रोडक्ट हो जाएगा P नॉट A इंटू जाइए। यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। ओके, अब यहां देखिए, आगे थोड़ा सा चलते हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहा हूं मैं, फॉर सॉल्यूशन ले रहा हूं। तो सॉल्यूशन के लिए मैं कैसे यहां पर शो करूंगा, आपको पता है, जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू 1। यानी अगर आपके पास बाइनरी कंपोनेंट है, क्या आपके पास बाइनरी कंपोनेंट है जिसमें दो सॉलिड डिसॉल्व है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1। और मुझे चाहिए यहाँ पर जाई ए की वैल्यू, ये हो जाएगा विच इंप्लॉइज दैट जाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस जाई बी। अब यहाँ पर पुट करा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी नोट ए 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास जाई बी। यहाँ तक ठीक है। अब इस पी नोट ए को इसके अपॉन में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू 1 माइनस जाई बी। ओके, अब इस जाई बी को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ये जाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको आप इधर लाए तो इसको इधर लेके चले जाइए, ये हो जाएगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। यानी फाइनलाइज आपके पास क्या आया है, जाई बी इज इक्वल टू आया है पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। ये समझिए, यानी फाइनली आपके पास ये आया है। ओके, अब ये वाली कंडीशन देखिए यहाँ पर पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। अब इसके आगे मुझे डिफाइन करना है, इसको समझाना है। मैं यहां से इसको सफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे बताना है कि ये होता क्या है। तो देखिए आपके पास कंडीशन कौन सी आई है, कंडीशन आई है आपके पास ये वाली कंडीशन, यानी आपके पास इसको मैं लिख सकता हूं वेयर जाई बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास बताइए, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। तो ये वाली कंडीशन ले रहा हूं मैं सबसे पहली कंडीशन, बिकॉज पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू, बता चुका हूं मैं कि आपके पास क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने बताया था कि इसी को सॉल्व करके लाएंगे, लेके आ गए हम वेपर प्रेशर। तो ये हो गया आपके पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट ये टोटल क्या है आपके पास, टोटल को हम क्या बोलते हैं, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। ये क्या होता है आपके पास, रिलेटिव बोलते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग वेपर
pressure of solvent as compared to the प्योर सॉल्वेंट। तो ये आपके पास क्या निकल करके आया है, ये निकल करके आया है पहली कंडीशन यहाँ पर ये आई है आपके पास। पहली कंडीशन क्या है कि पी नॉट ए माइनस पी एस, यानी जो आपके पास वेपर प्रेशर पहले सॉल्वेंट का था, प्योर सॉल्वेंट का ये था, जब आपने उसमें सॉलिड डिसॉल्व करा तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो ये आ गया आपके पास वेपर प्रेशर फाइनल, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ओके, अब उसके बाद जब ये वाली कंडीशन आई है टोटल कंडीशन, तो इस कंडीशन को मैंने क्या बोल दिया, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर है, किसका, सॉल्वेंट का है, यानी एक्चुअली सॉल्वेंट के प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और आपके पास कंपेयर करा रखा है इसने प्योर सॉल्वेंट से, यानी अब जो आपके पास ये प्रेशर आया है ये प्योर नहीं है, यानी इसमें आपने कुछ मिला दिया है अब, तो ये है आपके पास क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। समझ गए यहां तक? एग्जाम में आएगा डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ आइडियल सॉल्यूशन या ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर बोलता है कि रिलेटिव वेपर प्रेशर डिफाइन करना है तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकता है अपनी प्रॉब्लम को। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा जिससे कि आप सभी को प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। जैसे मैं लिखाता हूँ, नोट्स बनवाता हूँ, प्रॉपर उसी वे में लिखिएगा। अब आपके पास क्या, आपके पास अब नेक्स्ट, यानी पहले तो हमने लोडिंग वेपर प्रेशर हमने सीख लिया है, उसके बाद मैंने बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉलिड करना था। तो अगला जो आपके पास इसी में जो आपके पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी हम डिटरमाइन कर रहे हैं मोलर मास को, किसका, सॉल्यूट का। तो देखिए कैसे करते हैं। तो अभी आपने एक फॉर्मूला डिस्कस करा है, कौन सा फॉर्मूला डिस्कस करा है आपने? फॉर्मूला डिस्कस करा है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू जाई बी, आपने ये डिस्कस करा है। तो जाई बी यानी मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते थे हम, टोटल, यानी किस कैसे फाइंड करते थे कि जैसे मेरे पास दो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है एंड बी कंपोनेंट है, मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना था तो मैं क्या लिखता था, जाई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कंपोनेंट हो जाता था, एंड नंबर ऑफ ए कंपोनेंट नंबर ऑफ बी कंपोनेंट, यानी मोल्स होते थे, नंबर ऑफ मोल्स ए कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टोटल कंपोनेंट, यानी जितने टोटल कंपोनेंट है। ओके, तो ऐसे ही करते थे हम इसे। अब यहाँ पर बी है तो हम केवल बी के लिए लिख सकते हैं इसको मैं बता सकता हूं वेयर जाई बी इज इक्वल टू क्या आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, क्या आपके पास ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, जाई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकता हूं। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट क्या है, बी है। तो कंपोनेंट जो आपके पास ए है वो किसका होता है, वो होता है आपके पास सॉल्वेंट का। ओके, यानी एक बोल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं हम इसका, सॉल्वेंट के लिए बोल सकते हैं। तो सॉल्वेंट के लिए जो होगा आपके पास, और सेकंड क्या है, ये सॉलिड के लिए है। तो सॉल्वेंट के कंपेयरिंग में जो सॉल्यूट के आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ओके, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एन बी विल बी मच मच लेस देन एन ए। ऐसा क्यों कर दिया मैंने, ऐसा क्यों कर दिया है, ऐसा मैंने इसलिए करा कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसके, सॉल्यूट के, वो नंबर ऑफ मोल्स से कम होंगे किसके, सॉल्वेंट के। तो आपके पास यहाँ पर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको क्या कर रहा हूं मैं, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो ये नेग्लेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, जाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, एन ए। ओके, अब एन बी के लिए यानी नंबर ऑफ मोल्स मुझे बी कंपोनेंट का निकालना है, यानी सॉल्यूट का निकालना है। तो मैं कैसे निकालता था, मैं निकालता था कैसे, एन बी इज इक्वल टू क्या निकालता था हम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या कर देते थे हम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही करते थे ना।
और ऐसे अगर मुझे ए का निकालना है तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो मास अपॉन मोलर मास और इसका भी मास अपॉन मोलर मास, तो इसी को मैं यहाँ पर अप्लाई कराऊंगा, इसी को मैं यहाँ पर अप्लाई करा देता हूँ। तो कैसे अप्लाई कराऊंगा, देखिए आपके पास ये हो जाएगा जाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा, बताइए एन बी की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन एन ए की जगह डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन क्या हो जाएगा बताइए डब्ल्यू ए। तो ये हो गया आपके पास क्या, ये आपके पास एक कंडीशन आई है निकल करके जो किसको डिफाइन करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट को डिफाइन करती है, यानी सॉल्यूट को डिफाइन करती है। तो यहां तक ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे करता हूं। ओके, अब मेरे को इसे लिखना है प्रॉपर वे में, तो मैं इसको यहां से सफ कर रहा हूं। ओके, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको यहां से सफ करके लिख रहा हूं यहाँ पर। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ आगे लिख रहा हूं, यहाँ पर लिखूंगा मैं इसके आगे वेयर वेयर। अब मैं नोटेशन बता देता हूं, डब्ल्यू बी आपके पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है। ओके, और एम बी क्या है आपके पास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ओके, और आगे चलते हैं, डब्ल्यू ए क्या है आपके पास, मास ऑफ सॉल्वेंट है। और एम ए क्या आपके पास, मोलर मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ क्या हो गया आपके पास, ये सॉल्वेंट है। यहां तक समझ में आ गया कि ये नोटेशन आपके पास किस किस के हैं। ओके, बट मुझे क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉलिड। तो मोलर मास ऑफ सॉलिड क्या है, मोलर मास सॉलिड एम बी। तो मैं यहां से एम बी की वैल्यू निकाल देता हूं। तो ध्यान दीजिए एम बी का है आपके पास ये, तो एम बी इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन जाई बी इंटू क्या हो जाएगा आपके पास बताइए डब्ल्यू ए। ये है आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्या है आपके पास, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। यानी मुझे क्या निकालना था, मोलर मास निकालना था किसका, सॉल्यूट का। तो मैं निकाल चुका हूं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कर सकते हैं आप इसे, सही से कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइएगा कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, नोट कर लीजिए। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखिए ये तो अभी निकल करके आपके पास एक कंडीशन आ चुकी है कि आपके पास मोलर मास का फॉर्मूला ये होता है, सॉल्यूट का मोलर मास मुझे फाइंड करना होगा तो मैं ऐसे फाइंड करूंगा। बट अगर वेपर प्रेशर के फॉर्म में यानी इसके फॉर्म में अगर देता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो एक तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है। नोट में क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, यहां पर लिख रहा हूं मैं नोट, दिस इज नॉट identified that solution are ideal or not। जब आपको पता ना हो कि सॉल्यूशन आइडियल है या नहीं है, तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर रहा हूँ, उसी फॉर्मूले को अब आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए अभी जो आपने फॉर्मूला डिस्कस करा है वो डिस्कस करा है पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू जाई बी, ये करा है डिस्कस। आप देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू जाई बी को लिख सकता हूं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकता हूं। वहां पर मैंने क्या करा था, नेग्लेक्ट कर दिया था किसको, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को। क्यों कर दिया था, क्योंकि सॉल्वेंट के ज्यादा होते हैं, वो मैंने सॉल्व करने के लिए कर दिया था, ठीक है। बट यहाँ पर मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको तरीके से सॉल्व करके आंसर निकाल रहा हूं। देखिए ये हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन, चाहे इसको मैं अभी लिख जाइए, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, अप एंड डाउन कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए पी नोट ए अपॉन पी नोट
ए माइनस पी एस, तो ये भी अप एंड डाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताइए, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। ओके, इसको बस ऐसे कॉपी कीजिए, पी नोट ए अपॉन पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन एन बी, डिनोमिनेटर एक सिंगल ही है तो अलग अलग कर लेते हैं, एन बी अपॉन एन बी क्या हो जाएगा 1, यहाँ तक ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब यहाँ से देखिए जरा, इस 1 को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा आपके पास पी नोट ए अपॉन पी नोट ए माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास एन ए अपॉन एन बी। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये जाएगा आपके पास पी नोट ए माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराइए, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। यहाँ तक ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास ये कैंसिलेट हो जाएगा इससे, पी नोट ए माइनस पी नोट ए माइनस माइनस प्लस पी एस अपॉन पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। दिस वन कैंसिलेटेड बाय दिस वन, आपके पास क्या आ गया, पी एस अपॉन पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। अब फिर अप एंड डाउन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बस बताइए, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन क्या हो जाएगा एन ए। और आपको अभी मैं इसकी वैल्यू बता चुका हूं, कैसे लिख देते हैं, इसको लिख देंगे डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये आ गया जब आपको ये पता ना हो कि सॉल्यूशन आइडियल है या नहीं है, हमें पता नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं इस फॉर्मूले का क्या करूंगा, यूज करूंगा। बस ये ध्यान रखिएगा। तो न्यूमेरिकल में जो हम लेकर के चलेंगे, हम इसी फॉर्मूले को लेकर के चलेंगे मोस्टली। ओके, तो आप समझ गए, मैंने जो कराया आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। यानी मैंने एक नोट का फॉर्म करा दिया है जो आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपकी बहुत बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले देख लीजिए इसको मैंने सॉल्व कैसे करा है। बस वहां पर मैंने डायरेक्ट सॉल्व करा था, यानी नेगलेक्ट कर दिया था मैंने एक पॉइंट को, और यहाँ पर मैंने नेगलेक्ट नहीं करा, उसी को मैंने इंटरचेंज कर दिया है और सॉल्व करके एक ये कंक्लूजन निकाला मैंने। ओके, तो चलिए एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, फिर शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए उस न्यूमेरिकल को देख करके। तो देखिए आपके पास एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसी के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, कोई वेपर प्रेशर है किसी प्योर वाटर, कह रहा है कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आपके पास यहाँ पर इज 17.55 mm ऑफ Hg। यानी आपके पास एक तरह से ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया। अगर मैं प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में लिख सकूं इसे, तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि क्या गिवन है, आपको पता है न्यूमेरिकल करने से पहले हम गिवन वैल्यू लिखते हैं। पी नोट ए गिवन आ गया आपके पास 17.55 mm, ओके, ऑफ Hg। Hg आपके पास मरकरी है। ओके, कह रहा सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन आ गया। अब इसने इससे पहले बोला नहीं कि प्योर है कि अनप्योर है। अब दिमाग में रखना कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। ओके, और सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, इसका मास है। तो मास ऑफ सॉल्यूट है आपके पास कितना, तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे दिखाते हैं, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्या गिवन है 68.4 ग्राम। अब सुक्रोज बोला है, तो सुक्रोज के लिए मैं अभी मोलर मास निकालना सिखाऊंगा। अब थोड़ा सा पहले और आगे चलते हैं। ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। यानी आपके पास मास ऑफ क्या, वाटर यानी सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी गिवन है 100 ग्राम। यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे वाटर का भी मोलिकुलर मास लेना होगा। अब आगे चलते हैं, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मुझे वेपर प्रेशर निकालना है, इट मींस मुझको क्या निकालना है, पी एस की वैल्यू निकालनी है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे को यहाँ पर 3 चीज मिल चुका है। अब आगे चलते हैं और कुछ कंडीशन जो यहाँ पर छूट गई है उसकी वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। तो देखिए अब मेरे पास आता है सुक्रोज का, मेरे पास यहाँ पर क्या गायब है, मिसिंग क्या क्या है, नंबर, पहली कंडीशन मिसिंग है मोलर मास ऑफ सुक्रोज।
मोलर मास ऑफ क्या, सुक्रोज नहीं है मुझे पता, बट यहाँ पर सुक्रोज लिखा है, तो सुक्रोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है आपके पास, C12H22O11। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसका मोलर मास निकालूंगा तो मोलर मास यहाँ पर लिख देता हूँ, मोलर मास ये बता दूंगा, मोलर मास अगर मैं निकालता हूँ MB, क्योंकि ये सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के लिए मोलर मास क्या निकालते हैं हम, MB। तो इसका निकालिए, कार्बन का कितना होता है 12, 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, 16 इंटू 11। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 144 प्लस 22 प्लस ये कितना हो जाएगा आपको, 16 वन 16, 176। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 342 ग्राम पर मोल, यानी आपके पास किसकी वैल्यू, यानी मोलर वैल्यू आई है किसकी, सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट की जो मोलर वैल्यू आपके पास आई है, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको MB, यानी सॉल्यूट की मोलर वैल्यूज, यानी सुक्रोज लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, सुक्रोज इजिकल टू कितनी आई है बताइए, 342 ग्राम पर मोल। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, ये है सॉल्वेंट यानी वाटर है। अब वाटर है तो वाटर के लिए मैं क्या निकालूं, मोलर मास निकालूं। तो वाटर के लिए आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, H2O को मैं यहाँ निकाल देता हूँ, H2O ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 16, यानी कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो वाटर के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ वाटर, Ma को लिख देता हूँ, यानी मोलर मास ऑफ क्या है आपके पास, वाटर है, कितना है आपके पास बताइए 18 ग्राम पर मोल। तो ये आप समझ चुके हैं, ये भी आप सीख चुके हैं। बस सुक्रोज का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, विदाउट केमिकल फॉर्मूले आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। कभी कभी वो फॉर्मूला यहाँ पर दे के रखता है और कभी कभी वो नाम दे के रखिएगा, फॉर्मूला नहीं होगा पता, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, मुझे पता था इसलिए मैंने लिख दिया। अब आप लोग देखिए आप लोगों का क्या होगा, ओके। अब बस फॉर्मूला लगा दे। तो चलिए फॉर्मूला क्या आपके पास, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या आपके पास, वो है आपके पास P0A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू क्या था आपके पास बताइए, WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट कराते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर लो, मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ सॉल्व। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो P0A अपॉन PS हो जाएगा माइनस PS अपॉन PS क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। यहाँ तक ठीक है आपके पास। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हमें वैल्यू पुट करानी है। तो P0A की वैल्यू कितनी है, ये है 17.55 अपॉन PS हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू, इस -1 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, WB की वैल्यू पुट कराइए, WB 68.4 इंटू MA आपके पास 18, ओके, अपॉन MB की वैल्यू, MB ये है आपके पास MB 342 इंटू WA की वैल्यू कितनी है 100। यहाँ तक ठीक है। ये -1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास +1, ओके। आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, ये जाएगा 17.55 अपॉन PS इज इक्वल टू, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, 68.4 इंटू 18 अब प्लस इसकी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा प्लस 34200 अपॉन, आपस में करा दीजिए, हो जाएगा 34200। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे PS की वैल्यू निकालनी है, तो PS की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको अप एंड डाउन कर लेता हूँ। तो अप एंड डाउन करूंगा तो PS इधर चला जाएगा और ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, तो हो जाएगा 17.55 इंटू 34200 और ये इसके अपॉन में आ जाएंगे टोटल 68.4 इंटू 18 प्लस 34200 इज इक्वल टू PS, ओके। आप क्या कीजिएगा, देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पर इसको आपस में मल्टीप्लाई कराइए, फिर प्लस इसको ऐड कीजिए, जो नीचे आएगा उससे आप इसको डिवाइड कर देना, जो ऊपर आएगा। तो PS की जो फाइनल वैल्यू आएगी आपको तो आएगी 17.44, ओके, mm। तो ये आ गया आपके पास PS की क्या आ गया आपके पास फाइनल वैल्यू। यानी आप इसको अगर सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करा करके देख लीजिएगा,
ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए और नीचे इसकी मल्टीप्लाई कराइए और देन इसमें प्लस कर दीजिए ये वाली वैल्यू, तो आपके पास फाइनल जो पीएस की वैल्यू आएगी वो आएगी 17.44 mm। तो यहाँ ध्यान दीजिए आपके पास वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन का है और यहाँ पर वेपर प्रेशर किसका था, प्योर सॉल्वेंट। तो देखिए ये जो वेपर प्रेशर है वो इस प्योर सॉल्वेंट से क्या है, कम है, और यही मैं पहले बता चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया आज रिलेटिव लोअरिंग पॉइंट और इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ओके, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।